जी, दिल्ली में आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब जनता के बीच जाएंगे तो इन मुद्दों पर आप लोगों को भी तो जवाब देना होगा ना कुलदीप जी। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी आ जाए बदल नहीं सकते हैं संविधान, फिर भी इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों के बीच क्यों जा रहे हैं? इससे मिलेंगे क्या वोट कुलदीप कुमार जी? चित्रा जी सोचिए आज प्रधानमंत्री जी को ये बात भाषणों में क्यों कहनी पड़ रही है? इसलिए कहनी पड़ रही है प्रधानमंत्री जी को क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कैसे बदला जाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, वो ये खुद कहते हैं कि अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा, पूरा संविधान बदलना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनंत हेगड़े कहते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बदलना है। वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गली गली में जाके कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 पार चाहिए। ये संविधान बदलना क्यों चाहते हैं चित्रा जी बताइए? ये इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि इस देश के दबे कुचले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिलता है, ये उस आरक्षण को छीनना चाहते हैं। जो महिलाओं को इस देश में बराबरी का अधिकार मिलता है, जो समान अधिकार मिलता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए कानून और नियम बनाए, ये उन कानून नियम को छीनकर अपनी मानसिकता को, महिला विरोधी मानसिकता को जाहिर करना चाहते हैं। ये उन मानसिकता को दिखाना चाहते हैं। ये तो इस देश में तानाशाही लेके आना चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने भी किए थे। अरे हम अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, अमेंडमेंट तो आपने भी बहुत सारे कर दिए। हम तो बात कर रहे हैं संविधान की मूल प्रस्तावना को बदलने की, इस संविधान को बदलने की, जिसकी पैरवी कुलदीप जी आप एक बात बताइए, कर रही है। अरविंद केजरीवाल जो बातें बोलते हैं जो भी लोग, उस बात की महत्ता ज्यादा होगी या कुलदीप कुमार जो बातें बोलते हैं उसकी महत्ता ज्यादा होगी? एक मैं ऐसे इन जनरल पूछ रही हूँ, कुलदीप कुमार जी जो बातें बोलते हैं उसकी महत्ता ज्यादा होगी या अरविंद केजरीवाल जो बातें बोलते हैं उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा? दोनों में से किसकी बात को ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा? आप मुझे बताइए कुलदीप जी। देखिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आज इन 4-5 लोगों जिनके नाम मैं बता रहा हूं, जो मोहन भागवत जी बार बार कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी उन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? मोहन भागवत जी से प्रधानमंत्री रहेंगे अगर कार्रवाई करने पे जाएंगे। विवेक देबरॉय पे क्या कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री जी? अगर मैं उनकी बात को सत्य मानूं, अगर आप मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके मैं कोई बयान दूंगा तो मुख्यमंत्री जी मुझे तुरंत प्रभाव में मेरे ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, क्या मेरी इतनी वक्त है कि चैनल पे आके पार्टी की लाइन सेट के कोई बयान देके चला जाऊं? तो वही बात है ना कि नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं उनकी बातों को ज्यादा समझना चाहिए। शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा राजीव रंजन जी की बात वरना रह जाएगी। एक बार मैं जल्दी से राजीव रंजन जी के पास जाते हुए, मोदी जी ने तो 15 लाख देने के लिए भी कहा था। ठीक है राजीव जी, सीधे आपके पास आते हुए जेडीयू का क्या स्टैंड है? क्योंकि लोकतंत्र के मुद्दे पर खुलकर आप लोग भी, नीतीश कुमार जी लगातार सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है कुलदीप कुमार जी, कुलदीप कुमार जी की बातों पर क्या बीजेपी को संविधान के बारे में जो नेता बड़बोलापन दिखा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? राजीव रंजन जी कि अगर 2024 देखिए सबसे पहली बात तो है चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी के ताजा इंटरव्यू के बाद। कुलदीप जी प्लीज अब राजीव रंजन जी को सुन लीजिए, जेडीयू का पक्ष रह जाएगा वरना प्लीज सर एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बनाम अपोजिशन करने के बजाय मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है जिसको लेकर एनडीए को घेरने की कोशिशें हो रही है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल हो, चाहे वो जैसे आशुतोष जी ने सवाल उठाया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के उन्होंने बहुत ही तार्किक तरीके से कह दिया कि राज्यों के अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव हो, उनके विकास में कोई अवरोध नहीं पैदा हो और वो बेहतर तरीके से जीडीपी में अपना योगदान कर सके, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर कई बातें कही उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के तो जिस तरह का कोहराम मचा था कि उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि 37% पैसे उन 16 कंपनियों के बीजेपी को मिले और 63% अपोजिशन की पार्टीज को। अब जहां तक इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने का सवाल है, ट्रांसपेरेंट बनाने का सवाल है, तो निसंदेह मैं मानता हूं कि एनडीए की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है जो एक लंबा दौर रहा है कि नकदी में अब पैसे लेते हैं और कोई स्रोत बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम मसलों पर अपोजिशन के दुष्प्रचार का उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की
नियुक्तियां होती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी नेता के बयान भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, मेरे निजी विचार है कि पिछले दिनों टिकट वितरण ऐसे कई विवादित बयानों की वजह से नेताओं के टिकट कटे हैं। बिल्कुल। तो ये अब ये इसका रिश्ता किस तरह से जोड़ा जाए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी न केवल एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो निसंदेह वो सबसे बड़े नेता हैं। और वैसी स्थिति में उन्होंने जिम्मेदारी के साथ रोजगार से लेकर तमाम सवालों पर जो विजन 2047 को लेकर के जो बातें उन्होंने कही, इससे विकास, रोजगार, क्षेत्रीय संतुलन और तमाम मसलों पर उन्होंने बेबाकी के साथ एक एजेंडा तय कर दिया है। हाँ। और इसका सामना करने की स्थिति बटे हुए विपक्ष के लिए क्यों नहीं है। मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि टाइम आपका कीमती है। जिस तरह से लेफ्ट का बयान आया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, ये आर्सेनल से हम इनको खत्म करेंगे, हम मिलिट्री बेसेस को डिसमेंटल करेंगे, किस तरह का अंतर्विरोध आज मैं कहूंगा इंडिया के घटक दलों के अंदर है, चाहे सनातन का सवाल हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो उनके बीच मतभेद है जी। कई ऐसे सवाल हैं जिससे ये अगर गलती कोई हो जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है। 400 सीट हासिल हम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सत्ता में आने के बाद किस तरह के विरोधाभासों का सामना करना पड़ सकता है, इंडिया के नेताओं को तो ये समझ में भी अभी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ। मुझे लगता है एक बार शहजाद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार आशुतोष जी, ये अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई है इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों की, या फिर संविधान बचाने की दुहाई देकर नरेंद्र मोदी को मैदान में लाने की कोशिश है? क्योंकि अगर हम देखें आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती जी विधानसभा में बहुत अच्छा आरजेडी ने किया, आज नंबर 1 वो पार्टी है वहां पर, लेकिन लोकसभा में उनका सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट वहां की जनता ने 2019 में नहीं दी थी। उसी तरह का हाल बाकी दिल्ली में भी हम ले लें, कुलदीप जी कितना भी कहते रहे, लेकिन पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। आप अगर विधानसभा में पार्टियां अच्छा करती हैं, लेकिन जब भी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होता है तो हमने देखा है कि क्या रिजल्ट रहा है। और उसी तरह की स्थिति 2024 में हो सकता है बने, जैसा कि कई राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं। तो ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई है ना। अब संविधान की दुहाई देकर जनता के बीच वोट मांगनी जाइएगा, क्या इसका असर पड़ेगा? आशुतोष जी देखिए चित्रा जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने नेताओं के बयानों से सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके यह स्पष्ट करे कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा, ये जो किताब मैं बार बार दिखा रहा हूं एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय को, इसको डिसोन करे। और मैं पढ़ देता हूं पेज नंबर 56 पे क्या लिखा हुआ है। संविधान के बारे में लिखा गया, इसको बड़े ध्यान से सारे दर्शकों को सुनना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। इसमें यह लिखा, दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि इस विचार से संविधान भारत के प्रांत की एकता को मूलभूत मानता और केंद्र को राज्यों का समूह मात्र यह सत्य के विपरीत है। भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इसका मतलब जो भारत का संविधान है वो भारत की एकता और अखंडता की भावना के विपरीत है। ये दीनदयाल उपाध्याय कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। और आगे क्या कहता है, हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यह कि जो फेडरल स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पूरे देश भर के अंदर एक सरकार होनी चाहिए, बाकी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को, अगर ये दीनदयाल उपाध्याय अगर उनके आइकॉन हैं तो फिर इसको डिसोन करिए ना इस किताब को। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए आप। सर ये मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं 1965 को मुंबई में दिए गए 4 व्याख्यानों में से एक एकात्म मानववाद तब की किताब को लेकर आज पिछले 2 चुनाव में आपने देखा है क्या रिजल्ट रहा है। मैं कह रहा हूं और अभी मौजूदा वक्त में कि नहीं एकात्म मानववाद को आप डिसोन कीजिए, बोलिए ये किताब पूरी तरह से कौन मानेगा? नहीं होता। हाँ, चुनाव सब कुछ नहीं होता, चुनाव ही सब कुछ होता है सर। अगर यहाँ पर कुलदीप कुमार जी प्रचंड तरीके से बैठे हुए हैं विधानसभा में, वो करके चुनाव ही ये तय करता है कि लोकतंत्र में जनता ने किसको बिठाया है सिर माथे पर। आप कैसे चुनाव को कर सकते हैं? चित्रा जी मैं फिर गंभीरता के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श पुरुष हैं गोलवलकर, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाएंगे हम लोग। हाँ। भाई जब आपके नेता ये बात कह चुके हैं, गोलवलकर कह चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय कह चुके हैं, हाँ।
तो फिर नरेंद्र मोदी के कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ। और अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को साबित करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री की संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो फिर उन्हें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और गोलवलकर और ये जो दीनदयाल उपाध्याय की किताबों को डिसोन करना चाहिए, कहना चाहिए इसमें जो चीजें लिखी हुई गई है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और वो कसम खा के कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब आशुतोष जी जो किताब लिख रहे हैं उसको खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। बाकी लोग जो लिख कर गए, आपने भी आरएसएस को लेकर किताब लिखी आशुतोष जी, मैंने पढ़ी हुई है वो किताब। हाँ, तो इस तरह की बातें रोज एक किताब लेकर आप आते हैं और रोज कहते हैं बीजेपी इसको डिसोन करे। ठीक है।